एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इसका एक्सरसाइज 1.1 का 11th क्वेश्चन करवाऊंगी। लेकिन इस क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको 9th क्वेश्चन है ना 9th क्वेश्चन का एक बार सेकंड एलिमेंट करवा रही थी, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में थोड़ा सा टफ जैसा है। इसका फर्स्ट पार्ट तो आप कर लोगे, इसमें बस फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हमने इसके तो इतने क्वेश्चन कर लिया कि आपको इतने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हो गई होगी अब। लेकिन इसका सेकंड पार्ट एक बार बता देती हूँ कि क्या करना है। इसका सेकंड पार्ट इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमने पहले तो एक सेट माना है जिसके अंडर 1 है, ठीक है, 1 है ना हमने। अब ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमने एक ऐसा सेट फाइंड करना है। अब जो हमने फाइंड करना है ना उसे हम पी सेट मान लेते हैं, ठीक है। हमें पी सेट फाइंड करना है ना जिसमें जो एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स वो कहीं ना कहीं बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर मान लो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट ना। तो मतलब कि पी रिलेट बी, पी के ऐसे एलिमेंट है जो रिलेट कर रहे हैं बी से, ठीक है। रिलेट मतलब कि रिलेशन की कंडीशन को पूरे कर रहे हैं। जब हम पी क्रॉस बी करेंगे और जो हमारे पास पेयर्स आएंगे तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन में आएंगे, आर सेट में आएंगे, ठीक है। तो इसके वजह सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों में एक ऐसा सेट फाइंड करना है जो बी सेट है ना 1, उस सेट से अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन में आएंगे। तो ऐसी पी सेट कुछ भी मान लो, अभी मैंने लिखा नहीं है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं पी सेट में, ठीक है। लेकिन ये वाले नंबर्स होंगे ना वो कहीं ना कहीं ए सेट के अंडर से ही आएंगे। तो ये सारे बिलोंग्स टू, जहाँ पे ये सारे 12 से जहाँ पे ए सेट लिख ले, तो ए सेट है वो है, और जहाँ पे ये सारे नंबर्स होंगे ना वो सारे 12 से कम ही होंगे और 0 से ज़्यादा होंगे और इंटीजर्स होंगे। मतलब पी के अंदर 0 से 12 तक कितने भी नंबर्स आएंगे जिसे रिलेट करेंगे बी से, तो हमें क्या वो रिलेशन की कंडीशन को पूरा करेंगे। तो फर्स्ट सेट में रिलेशन क्या दिया हमें, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया रिलेशन ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। देखो जब हमने पी क्रॉस बी करेंगे, हमें पी निकालना है ना, तो पी रिलेट बी, जब पी क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पेयर आ सकता है, कुछ सोचो क्या क्या आ सकता है। एक तो हमारे पास आ सकता है X1 आ सकता है, Y1 आ सकता है, अभी ये लिखा नहीं है, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Y1 आ सकता है, Z1 आ सकता है, और एनीथिंग P1 कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कुछ, ठीक है। ये आएगा हमारे पास जब हम पी रिलेट बी का सेट आएगा ना, वो हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब मतलब कि जो रिलेशन को कंडीशन को पूरा करते हो, मतलब ये अब इस सेट में ना ये कंडीशन पूरी होगी जो मतलब कि इसमें ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का मल्टीपल ही होगा। तो सिंपल हम अगर देखा जाए तो ऐसे कौन कौन से आ सकते हैं, सिंपल अगर x-1 का मोड़ ले तो हमारे पास 4 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, जबकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 से लेकर 12 तक। तो आप सोचो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। आप सीधा वैल्यू पुट करके देखो। सबसे पहले हम 0 लेके x की वैल्यू 0 ले सकते हैं 0 -1, तो इसका -1 का मोड 1, तो 1 है, 1 4 का मल्टीपल नहीं है तो 1 नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता। अब 1 लेके अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 -1 0 0 4 का मल्टीपल है। तो मतलब कि सिंपल यहाँ पे देख लो क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं हम। x की वैल्यू 0 ली तो हमारा आंसर नहीं आया, 1 ली तो 1 में एक आ गया, 2 ले गए तो 2 -1 2 पे भी नहीं आएगा, तो देखो 3 पे भी नहीं आएगा, 5 पे आ जाएगा, 5 पे भी आ जाएगा, और किस किस पे आएगा, सारे नंबर्स पुट कर लो 12 से लेकर 7 8 9 पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 -1 8 8 4 का मल्टीपल है। और देखो और 12 पुट करेंगे तो 12 -1 11 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके अंदर x की वैल्यू 159 ही आ रही है। तो मतलब इसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स लाई करेंगे 159, तो p के अंदर करेंगे 159। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। तो मतलब कि जो सेट आया ना वो हमारे पास 159 है, जिसको अगर हम इससे रिलेट करेंगे तो वो रिलेशन की कंडीशन को पूरा करेगा। मतलब कि ये पी डी को रिलेट कर रहा है, ये हुआ। तो ठीक है, अब सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट का तो बड़ा इजी है। सेकंड पार्ट में भी हमें कोई पी ऐसा सेट निकालना है जो इस बार बस रिलेशन चेंज है। इस बार रिलेशन की कंडीशन है कि ए इज इक्वल टू बी,
ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब कि सिंपल फर्स्ट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल अगर हमने ये आ रहा था ना इनका मल्टीपल, ये इस कंडीशन को पूरा करेगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 ही इस कंडीशन को पूरा करेगी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि एक्स की सिर्फ 1 ही वैल्यू आएंगे। तो इस केस में जो सेट ना हमें निकालना तो वो सिर्फ एक, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आया तो 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब मैं इसका 11th पार्ट करूँ, 11th क्वेश्चन करूँगी। 11th में कलर का 11th क्वेश्चन करूँगी। तो 11th क्वेश्चन में पहले तो हमें एक का रिलेशन आती है सेट ए में। सेट ए क्या है हमारे पास? सेट ए है वो ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, मतलब कि हमें एक सेट है उसमें हमें एक रिलेशन आर दिया है, रिलेशन है वो पॉइंट्स का पेयर्स है। ठीक है, हमें ए सेट है ना वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स का कलेक्शन है इन ए प्लेन। एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा। तो वैसे ही अब उसमें से हमने एक रिलेशन उठाया है जहाँ पे पी को एंड क्यू कोई पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आर रिलेशन है, ठीक है, जहाँ पे लिखे पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन। जहाँ पे ओरिजिन में इतनी लंबी स्टेटमेंट है तो वैसे शॉर्ट में लिख रही हूँ पी का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो जहाँ पे मैं सिंपल इसे पी डिस्टेंस ऑफ जे, जहाँ पे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन से डी पी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखे डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब समझ रहे ना, अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखती तो काफ़ी टाइम हो जाता है। डी वी का मतलब कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड डी क्यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। एक प्लेन है ना, अब इस प्लेन में जो सारे पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उन्हीं में से हमने एक आर रिलेशन बनाया। कौन सा रिलेशन? जो जिसमें ना एक पॉइंट पी है और जिसमें क्यू एक पॉइंट है, वो उनका ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले हमने रिलेशन आर तो लिख लिया फॉर रिफ्लेक्सिव। अब बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मतलब कि इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल क्यू को पी से रिप्लेस कर दिया। अब जहाँ पे भी क्यू को पी से रिप्लेस कर दिया तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो मतलब एक ही बार लिखी है, ये इक्वल ही होगा पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से, पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए अब बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जबकि हमें फर्स्ट वाला ये गिवन है। अब इसको देख के हमें बताना कि ये ट्रू है। यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। अगर इसे और इसमें क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एक ही बार। तो इट इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिस्टिव में ध्यान से देखना, पी क्यू मतलब कि पी क्यू अगर सेट में है, क्यू आर भी सेट में है, तो पी आर को भी सेट में होना चाहिए। तो सिंपल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू, जो हमें गिवन है। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, तो पी आर को भी सेट में होना चाहिए। तो सिंपल डी पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम द ओरिजिन। ये कैसे लिखिएगा पता चल गया ना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख किया। एग्जाम में ऐसा कभी मत करना, ये तो टाइम कम था तो मैंने इससे करके लिखा। ठीक है, तो अब मतलब कि ये दोनों हमें गिवन है और ये दोनों ट्रू है ना। अभी हमें इन दोनों को देख के बताना क्या ये इम्प्लाइज कर सकते हैं, इन दोनों को देख के क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसका पहले में कहा है कि डिस्टेंस ऑफ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ये तो ठीक है। अब देखो पी का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है,
ठीक है। वैसे ही क्यू का भी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, पी का ओरिजिन से और क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है आपस में। और इस सेकंड में बोला है क्यू का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है ना उतना आर पॉइंट का भी ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो सिंपल आप देख सकते हो कि पी का ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि पी क्यू के इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, तो पी आर के भी इक्वल होगा। तो सिंपल ट्रू, तो इट इज़ ट्रांजिस्टिव। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट जब मैंने रिलेटेड वाले तो अपने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, तो अब मैं जो इसका सेकंड पार्ट नहीं करूँगी कि एक रिलेटेड वाला तो आपको खुद भी करना चाहिए। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास 11th क्वेश्चन। चलो एक बार बता ही देती हूँ, एक बार कि क्या करना है, ऑरली बता देती हूँ। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, ये तो अब इसमें पहले पार्ट में तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये तीनों है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिस्टिव भी। लेकिन हमें अभी हमने शो करना है ना कि जो पॉइंट्स आल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट्स पी, मतलब कि अगर हम एक कोई भी बी सेट मान लेते हैं ना, उस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट्स आ जाएंगे, मान लो आर एस टी कोई भी पॉइंट्स आ जाए। अभी कितने भी पॉइंट्स हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कोई भी सेट मानना था ना, सेट्स ऑफ आल रिलेटेड पी। अच्छा, वो एक सेट है ना जो पी को रिलेट कर रहा है, और जे कहीं ना कहीं बी है ना जो इस पी वाले सेट को रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू ए पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है ना उससे रिलेट कर रहा है, मतलब कि पॉइंट पी हमारे पास एक बी के अंदर जो भी सारे पॉइंट्स होंगे ना वो कहीं ना कहीं इस पी वाले पॉइंट को रिलेट करेंगे। सिंपल, इस सी में ना एक पॉइंट है बी, और बी के अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई भी अब बी की वैल्यू तो निकालनी है, बी में कौन कौन से है। तो सी में एक पी है और बी कर रहा है, वो कर रहा है हमें इस पी से रिलेट कर रहा है। तो मतलब कि इसका सिंपली अगर हम बी क्रॉस पी करेंगे, सिंपली अगर बी क्रॉस पी करेंगे तो हमारे पास सेट में क्या क्या आएंगे, आर पी आ सकता है, एस पी आ सकता है, और जो बी अभी जो बड़े एलिमेंट्स मैंने लिखे कुछ भी आ सकता है, बट इसमें सेकेंड एलिमेंट तो फिक्स ही रहेगा। सेकेंड एलिमेंट में तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इन्हें क्रॉस करेंगे तो बार बार से पी वाला तो आएगा ही। ऐसे कितने ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, रिलेट करने के लिए। जैसे पहले में किया था बिल्कुल वैसे ही है। जो सेट आएंगे ना उसमें ना रिलेटेड टू ए पी इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एट सेंटर। अब जो सेट आएगा ना वो कहीं ना कहीं एक सर्कल का होगा ना सेट, और जो सारे पॉइंट्स को हम कलेक्ट करेंगे ना तो एक सर्कल बनेगा। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम एक कलेक्ट करें ना तो ये सारे पॉइंट एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पी से पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एट सेंटर, जिसका जो पी से पास करता है और जिसका सेंटर ओरिजिन है, मतलब कि 0 0 इसका सेंटर है। ठीक है, अब वो कैसे करें, इजी है, क्योंकि अगर ये रिलेट कर रहे हैं ना एक दूसरे को तो रिलेशन की जो कंडीशन है उसे भी पूरा करेंगे। तो रिलेशन की क्या कंडीशन थी, डिस्टेंस ऑफ क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी। तो सिंपली मतलब कि डिस्टेंस ऑफ आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी, जहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी। तो ये सारे क्या क्या मिल रही है, ऐसे ही सिंपली अगर करें डिस्टेंस ऑफ कोई भी एक्स रैंडम पॉइंट है उसका पी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है जितना पी से डिस्टेंस है। अगर आप इसे ग्राफ में बनाए तो मतलब कि आर पॉइंट है ना उसका ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है। अगर आप आर ग्राफ बनाए तो आर पॉइंट है उसका ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस है जितना पी का है। अभी आपको सर्कल की डेफिनेशन तो पता ही होगी, क्या होगी सर्कल की डेफिनेशन होती है ना, मतलब इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच इज़ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि ये पूरे उन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका सेंटर से डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल है। तो वैसे ही और कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, यू एक्स, इन सब का डिस्टेंस आपस में इक्वल आ रहा है क्योंकि रिलेट कर रहे हैं, मतलब कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम अगर मिलाएंगे ना, इनको कलेक्ट करेंगे तो एक सर्कल आएगा।
क्योंकि इस सर्कल में बोला है हर पॉइंट्स का सेंटर फिक्स रहता है, हर पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स रहता है। तो इससे एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर 0 0 है, वो पी पॉइंट से तो पास कर ही रहा है। इसमें पी पॉइंट तो आएगा ही, क्योंकि इसमें बोला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। तो ये तो हमें मतलब प्रूव हो गया, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना रहा। बस ऐसे क्वेश्चन तो जनरल आते नहीं है, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए अगर अपने IQ का थोड़ा सा बढ़ाना है। बट अगर ऐसे रटना है तो आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें सिर्फ रटना, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन बनाने हो ना तो ये करो जिसमें IQ बढ़ाना है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम के लिए करना है तो ऐसे क्वेश्चन करो। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।